हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा अभी तक हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा यूनिट 4 चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और वो भी आने वाली एक क्लास के बाद ख़त्म हो जाएगा। और जितने प्रीवियस क्लासेस हैं उन सब का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आपको फुल डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएंगे आपकी हर यूनिट से रिलेटेड। सो आप वहाँ पर जाकर डिटेल में अपने हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट की तरफ, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसी के साथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है इसको समझेंगे। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था बजट रिसीप्ट्स, और बजट रिसीप्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिए हैं। अब आज हम बजट एक्सपेंडिचर को समझेंगे। सो बजट एक्सपेंडिचर में भी हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो बजट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिलाकर बनता है। ठीक है, यानी सरकार का जितना भी इनकम है उस पे खर्चा, और जितना भी कैपिटल है यानी पूंजी है उस पे जो खर्चा हो रहा है, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? सरकार का बजट एक्सपेंडिचर बनता है। क्लियर है? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। बस आपको यही याद रखना है कि बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, जिस तरीके से बजट रिसीप्ट्स में रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स आ रहे थे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिलाकर बनता है। तो इसी बजट एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। वो क्या है वो हम पहले ही देख चुके हैं हमारे चार्ट में, जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया था। दैट इज अवर प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो आज हम इसी बजट एक्सपेंडिचर को कवर करने वाले हैं, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों क्या होते हैं इन्हें समझेंगे। और बजट एक्सपेंडिचर को 2 चीज़ों में क्लासिफाई किया है, प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। ठीक है, प्लान वही सारे एक्सपेंडिचर जो हम सोच समझ के पहले से डिसाइड करके एस्टिमेट करके एक्सपेंडिचर करते हैं, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो अनप्लान्ड है, लाइक एमरजेंसी आ गई कोई, उस वक्त हमारे को खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो अनप्लान्ड हुआ। एक बार चार्ट दिखा देते हो आपको। देखिए, जिसने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने आपको ये चार्ट प्रिपेयर करवाया था कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, जिसमें रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या क्लासीफाई होगा वो सब मैंने आपको यहाँ पर करवा रखा है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब हम पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट हमने सारा कवर कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए, जो अभी मैंने समझाया कि 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एक प्लान एक्सपेंडिचर में और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। प्लान एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान्स आ जाएंगे, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सैलरीज, डिफेंस, सर्विस, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो चलिए इसको कवर करते हैं आज। सबसे पहले देखिए बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। बजट एक्सपेंडिचर अगर बेसिक लैंग्वेज में बोलें तो बजट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चा होता है जो कि सरकार किसके लिए लगा रही है? पब्लिक वेलफेयर के लिए लगा रही है। ठीक है, वो सारा खर्चा जो कि हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर हमारा बजट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो जब सरकार बजट प्रिपेयर करती है तो वो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए करती है। क्लियर है? सो देखिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर of the government relating to its development as well as non-development programs during the fiscal year। तो एक फिजिकल ईयर में जब सरकार एस्टिमेट करती है कि कितने एक्सपेंडिचर होंगे हमारे किसके लिए, डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द इकोनॉमी, वो सब हमारा किस में आएगा? बजट के एक्सपेंडिचर में। चाहे वो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है पैसा,
चाहे वो नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, बट यूज़ किसके लिए किया जा रहा है, इकोनॉमी के लिए यूज़ किया जा रहा है, सरकार कर रही है, इसलिए वो हमारे बजट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बजट एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस तरह बजट रिसीप्ट में हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट, उसी तरह बजट एक्सपेंडिचर में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच डज नॉट इम्पैक्ट इट्स एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से सरकार के ना ही एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट आता है, ना ही लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट आता है, ना ही एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ना ही लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। सो इट डज नॉट क्रिएट एसेट्स और कॉजेज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। अब जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा कि एसेट और लाइबिलिटीज़ को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सब्सिडीज। तो ये वो सारे खर्चे हैं सरकार के जिससे ना ही सरकार को कोई एसेट्स हो रही हैं, कोई संपत्ति क्रिएट हो रही है, और ना ही लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो रही है, यानी कि सरकार पे जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो कम नहीं होगी। मतलब पैसा दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, उसके बावजूद लाइबिलिटीज़ कम नहीं हो रही है। ऐसा क्यों, देखिए पहले हमने बोला डज नॉट क्रिएट एसेट, तो इसका एग्जांपल लेते हैं पेंशन। अब गवर्नमेंट पेंशन दे रही है किसको, पब्लिक को, तो उससे सरकार का कोई बेनिफिट है क्या? सरकार पब्लिक को पेंशन दे रही है तो उस पेंशन से सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट होगी? कोई एसेट क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सरकार तो अपने बजट में से पेंशन के लिए पैसा निकाल रही है ना, तो उससे सरकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो जस्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रही है, पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो इन सब छूटों का फ़ायदा या पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, उससे सरकार का क्या बेनिफिट है? जस्ट फॉर सोशल वेलफेयर पर्पस, ठीक है। तो जब सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो इट डज नॉट क्रिएट एसेट्स। ओके, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट पेंशन के एग्जाम्पल से आपको। सो नेक्स्ट है डज नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन नहीं होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से। कैसे, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं फ्लड्स। अब बाढ़ आई, बाढ़ की सिचुएशन में फिर से क्या होगा, फिर से सरकार जो होगी वो फंड देगी, राइट, फिर से सरकार फंड देगी ताकि एमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो सॉल्व हो जाए। जो भी फ्लड्स की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए, उन तक खाना पहुंचाने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट को फंड निकालना पड़ेगा, ठीक है, किस में से, अपने बजट में से। बजट में से जब वो फंड निकलेगा फ्लड्स के लिए, उसके बाद सरकार का कोई बेनिफिट होगा? सरकार का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एमरजेंसी की सिचुएशन में गवर्नमेंट को पैसा निकालना पड़ा जनरल पब्लिक के लिए। सो इट डज नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी। आई होप दोनों एग्जाम्पल से आपको पेंशन और फ्लड के एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये क्यों इम्पैक्ट नहीं करता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। ओके, आगे चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर is the expenditure by the government for the development of fixed assets which create assets or cause a reduction in liabilities of the government। Definition पढ़कर ही सबको समझ आ रहा होगा। जिस तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में था कि it does not create any assets and it does not cause any reduction in liabilities, right, कि कोई एसेट क्रिएट नहीं करते हैं और लाइबिलिटीज़ में कोई रिडक्शन नहीं होता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स भी क्रिएट होगी और लाइबिलिटीज भी रिड्यूस होगी। सो विच क्रिएट्स एसेट और कॉजेज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ बिल्डिंग, लैंड बाय गवर्नमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स। कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की तो एसेट क्रिएट हुई, यानी कि सरकार किस पे खर्चा कर रही है, पूंजी बनाने के लिए खर्चा कर रही है। लाइक कोई बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, कोई मशीनरी खरीद ली, उस पर एक्सपेंडिचर कर दिया सरकार ने, शेयर्स वगैरह खरीद ली है, ठीक है। तो सरकार का क्या हो रहा है, सरकार ने शेयर खरीदा तो उसकी तो एसेट क्रिएट हो रही है ना सरकार की, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। कैसे कम होगी, कि जितने भी लोन्स हैं उनकी रीपेमेंट करनी शुरू कर दी, तो उससे
लाइबिलिटीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा कि बिल्डिंग और लैंड अगर सरकार खरीद रही है तो वो किस पे खर्चा कर रही है, अपने कैपिटल पे खर्चा कर रही है। कैपिटल बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाए उसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और कौन कर रहा है ये सब कर रहा है गवर्नमेंट, अपनी कैपिटल बनाने के लिए कैपिटल पर एक्सपेंडिचर कर रहा है। आगे चलते हैं। सो अब बात करेंगे हम प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की, जो कि बजट एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई किया जाता है, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर मैंने आपको पहले भी समझाया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो भी हम पहले से सोच के खर्चा करते हैं वो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर होता है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोग्राम्स दैट आर डिटेल्ड इन द करंट 5-year प्लान ऑफ अ कंट्री। आप सभी को पता होगा पहले हमारा 5-year प्लान्स चलते थे, अब वो 5-year प्लान अबॉलिश हो गए हैं, उसकी जगह आ गया हमारा नीति आयोग। सो लास्ट प्लान जो था हमारा वो था 12th 5-year प्लान, जो कि 2012 से 2017 का उसका टाइम पीरियड था। ठीक है, अब आ गया नीति आयोग, उसके थ्रू हम प्लान करते हैं क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या क्या रिसीप्ट्स होंगे हमारे। प्लान एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन द करंट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आउटलेज। सो प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है वो वही सारे खर्चे होते हैं जो कि सरकार प्लान करके रखती है कि करंट डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कहाँ कहाँ खर्चा करना है और क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली सरकार क्या चाहती है, सरकार यही तो चाहती है हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या करे, ग्रोथ करे। तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लगाने हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, इन सब का ध्यान रखते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है और उसी बजट में एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज़ को देखा जाता है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ कौन सा एक्सपेंडिचर करना है, प्लान एक्सपेंडिचर कौन से हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के लिए कितना फंड हमारे को रिजर्व करके रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लान एक्सपेंडिचर में बजट एक्सपेंडिचर के दोनों पार्ट्स आएंगे, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, रोड एंड हॉस्पिटल्स। सो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स फॉर दिस प्लान एक्सपेंडिचर। तो जितने भी सरकार अपना एक्सपेंडिचर करती है प्लान करके, वो सारे एग्जाम्पल्स ये आ जाएंगे, इरिगेशन वगैरह, कम्युनिकेशन, अब खेती पे कितना खर्चा करना है, रोड्स और हॉस्पिटल्स बनाने हैं। तो ये सब जो हमारे प्लान एक्सपेंडिचर है किसके आसपास घूम रहा है, डेवलपमेंट के आसपास। आई होप क्लियर हो गया होगा प्लान एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर जो हमने पहले से ही सोच समझ के खर्चे के लिए बजट बना के रखा है, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो कि हमें पता नहीं है कि आने वाले टाइम में हमारे खर्चे होने वाले हैं, बट उसके लिए रिजर्व रखते हैं। ठीक है, so the expenditure incurred on programs that are other than those detailed in the current 5-year plan of a country। तो जो current 5-year plan of a country हम सोच के चलते हैं उसमें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं किया जाता, कि मतलब पहले से नहीं पता ना हमारे को कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ भूकंप आएगा, ये सब नहीं पता, तो दैट आर अदर देन दोज डिटेल इन द करंट 5-year प्लान। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर पहले से ही पता नहीं होते हैं, मेंशन नहीं होते हैं, बट इसके लिए पैसा बचा के रखती है सरकार। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो रूटीन फंक्शन है गवर्नमेंट का, उसमें भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर यूज़ होता है, क्योंकि वो भी प्लान्ड नहीं है कि कहाँ कहाँ खर्चे होंगे। तो वो छोटे मोटे मिसलेनियस जो भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे किसके फंक्शंस में आ जाएगा, रूटीन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये एक एग्जाम्पल ही हो गया कि जो भी सरकार के रूटीन फंक्शंस हैं उन सब में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो रहा है। Example, it includes expenditure on such services as expenditure on defense services, payment of interest and subsidies। तो ये जो एक्सपेंडिचर है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो किस किस को इंक्लूड कर रहा है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, डिफेंस है, सब्सिडीज़ हैं, इन सब को इंक्लूड करेगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आई होप आपको बजट एक्सपेंडिचर का प्लान है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दोनों समझ आ गए होंगे, और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपसे उसमें पूछ लिया जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से सब्सिडीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सिडीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए हमने डेफिनेशन में करा कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होती हैं, राइट, डज नॉट क्रिएट एसेट, डज नॉट रिड्यूस लायबिलिटी। तो यही आपका आंसर आएगा सब्सिडीज़ में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज सब्सिडी नेदर क्रिएट एसेट और नो रिड्यूस लायबिलिटीज। ठीक है,
क्लियर है। तो कोई भी एग्जांपल उठा के आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसके साथ क्या होगा, या कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से पेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद होगा तो आप आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, और डिफरेंस आ जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब में। और हमने जो किया अभी प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सब समझ आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कराया। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। ये समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। फॉर्मूला पूछ लेंगे, न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, या डेफिनेशन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना है पहले से। तो समझते हैं बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट इज अ बजट in which estimated government revenue raised by the government is equal to government expenditure। तो बैलेंस बजट के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि सब कुछ बैलेंसिंग है, बैलेंस में चल रहा है। तो बैलेंस में चलने के लिए जितनी गवर्नमेंट के रिसीव्ड्स हैं उतने ही गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, सो बैलेंस बजट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट रिसीव्ड्स इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया, जितने खर्चे उतनी ही इनकम, वो हमारा कौन सा बजट हुआ, बैलेंस बजट। मेरिट्स देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। बैलेंस बजट से क्या फ़ायदे हैं, इट अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या, जितना भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो अवॉइड हो जाता है, क्योंकि सब कुछ क्या चल रहा है, बैलेंस में चल रहा है। जब सब कुछ बैलेंस होके चल रहा है तो कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं होगी, कोई भी खर्चा जो होगा वो बेकार का नहीं होगा। इट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो सरकार ने जब बजट ही उतना है उसका कि जितनी इनकम है उतने ही खर्चे लेकर चल रहा है, तो उससे क्या आएगी, उससे इकोनॉमी में आएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्लियर है, तो स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है हर इकोनॉमी में, बट जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसीप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर जो होते हैं इकोनॉमी के वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो बैलेंस बजट की सिचुएशन जो होता है वो रेयर होता है, बट समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि बैलेंस बजट जो हमारा है वो सरकार के जितने भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनके इक्वल होता है। डिमेरिट जो है, रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें फ्रीडम ऑफ एक्शन जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट होता है। सेकेंड इज अ बैलेंस बजट हैम्पर्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये क्या कह रहा है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ठीक है, जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, उसके लिए जो बैलेंस बजट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रुकावट बन सकता है। कैसे, क्योंकि वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, यानी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और अगर बजट ही बैलेंस्ड होगा तो क्या वो इतनी ग्रोथ कर पाएगी, उसके लिए इतनी ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस बजट जो होगा वो डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ठीक है कि जितनी रिसिप्ट्स हैं उतने एक्सपेंडिचर हैं, पर जो इकोनॉमी अभी डेवलपिंग है, जो धीरे धीरे डेवलप कर रही है, उसके लिए बैलेंस बजट जो है वो बेनिफिशियल इतना नहीं होगा। आगे चलते हैं अनबैलेंस्ड बजट की तरफ। सो अनबैलेंस्ड बजट क्या है, इट इज़ दैट बजट इन विच रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल। बैलेंस में दोनों इक्वल थे, पर अनबैलेंस में दोनों इक्वल नहीं है, ना ही रेवेन्यू इक्वल है ना ही एक्सपेंडिचर इक्वल है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट में इसी वजह से, क्योंकि रेवेन्यू इक्वल नहीं है एक्सपेंडिचर के, इस वजह से इकोनॉमी में दो सिचुएशन क्रिएट होती है, एक सरप्लस बजट की, एक डेफिसिट बजट की। क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू या तो ज़्यादा हो सकता है या रेवेन्यू कम हो सकता है, किससे, एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो डेफिसिट होगा या फिर बजट सरप्लस होगा, यानी रेवेन्यू ज़्यादा होंगे खर्चे कम होंगे। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है सरप्लस और डेफिसिट की, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। क्लियर है, आगे चलते हैं। सो अनबैलेंस बजट में सबसे पहले हम सरप्लस बजट को समझेंगे। अ बजट इन विच एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्सीड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो अगर बेसिकली बोलूँ तो दिस इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि सरप्लस बजट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सरकार के रेवेन्यू है वो ज़्यादा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट रिसीव्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन सरप्लस बजट। बहुत बेसिक सी बात है, सबको समझ आ रही होगी आई होप।
इसके मेरिट्स देख लेते हैं। सरप्लस बजट प्लग्स द इन्फ्लेशनरी गैप बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो सरप्लस बजट की वजह से कौन सा गैप आता है? इन्फ्लेशनरी गैप। हमने पढ़ा था हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो आप सबको याद होगा वो सारा। तो फर्स्ट पॉइंट है राइज इन रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, सेकेंड इज फॉल इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो सरप्लस बजट की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है और एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि डिमांड क्या हो रही है? कम होनी शुरू हो जाएगी। अब एडी क्यों लोअर हो रही है? इन दो रीजंस की वजह से। तो एडी का रिडक्शन किस वजह से हो रहा है? राइज इन रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट और फॉल इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार ने स्पेंडिंग में खर्चा कम कर दिया है और रेवेन्यू कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस टाइम पे बजट क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। सरकार का फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से उनके बजट में इंक्रीमेंट आ गया एक तरीके से, क्योंकि सरकार ने रेवेन्यू कलेक्ट करना बढ़ा दिया है और सरकार ने स्पेंड करना कम कर दिया है। ठीक है, तो सरप्लस बजट में सरकार का फ़ायदा होगा और डेफिसिट बजट में सरकार का नुकसान होगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। डीमेरिट्स क्या होगी? इफ़ सरप्लस बजट इज़ कॉन्स्टेंटली परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार कॉन्टीन्यूसली सरप्लस बजट को लेकर चल रही है, ठीक है, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिमिनिश्ड एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड ही डिमिनिश हो जाएगी, गिर जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, उस सिचुएशन में जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो सरप्लस बजट की वजह से जब सरप्लस बजट कॉन्टीन्यूसली होता रहेगा, सरकार कॉन्स्टेंटली उसे परस्यू करेगी, तो उस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन राइज हो जाएगी। नेक्स्ट इज इट डज नॉट अलाउ गवर्नमेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जब सरकार को सरप्लस बजट मिल रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी। सो सरप्लस बजट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम समझेंगे डेफिसिट बजट को। सो डेफिसिट बजट में जिस तरह सरप्लस बजट में सरकार का फ़ायदा हो रहा था, उस तरह डेफिसिट बजट में सरकार का नुकसान हो रहा है, यानी कि जितने भी एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू हैं वो कम है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू इज लेस देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्लियर है? दोनों तरफ से बात सेम है। इसके फ़ायदे क्या हैं? A deficit budget is needed for accelerating the economic growth because the developing economy needs funds or investment. इससे क्या है? इससे इकोनॉमी का फ़ायदा होगा डेफिसिट बजट से। कैसे? जब डेफिसिट बजट होगा उस सिचुएशन में इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? फंड्स की और इन्वेस्टमेंट की। नहीं तो सरकार सोचेगी ही नहीं कि हमारे को इकोनॉमी में पैसा लगाना है। ठीक है, अ डेफिसिट बजट इज नीडेड फॉर एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज द डेवलपिंग इकोनॉमी नीड्स फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर होगा? नेक्स्ट इज अ डेफिसिट बजट अलो अ गवर्नमेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द पीपल। जब सरकार को दिखेगा इकोनॉमी हमारी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो जब इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में सरकार जो होगी वो फंड लगाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? फंड रेस करेगी। फंड रेस करने से क्या होगा? इकोनॉमी ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। क्लियर है? तो तब जाके जब डेफिसिट बजट की सिचुएशन होगी उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कंसंट्रेट करेगी? वेलफेयर स्कीम्स निकालेगी लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान देगी। ठीक है। डीमेरिट्स, अ डेफिसिट बजट एनकरेजेस वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब डेफिसिट बजट होगा उस सिचुएशन में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होंगे, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है उस पर भी खर्चा हो रहा होगा। जैसे हमने बैलेंस में पढ़ा था कि अननेसेसरी चीज़ों में खर्च नहीं होगा, बट यहाँ पर अननेसेसरी चीज़ों में खर्च हो रहा है। सेकेंड इज अ डेफिसिट बजट में लीड टू फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। जिस तरीके से बैलेंस बजट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही थी, उसी तरह अनबैलेंस बजट में जब डेफिसिट बजट होगा तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अनबैलेंस बजट जो है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हमारा आज का कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। तो आने वाली क्लास में अब हम आगे करेंगे बजट डेफिसिट, जिसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को डिस्कस करेंगे और उसके सभी फॉर्मूलेज और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर को देखना ना भूलें। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।